नमस्कार, जय जोहार। जी हाँ, आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, शिक्षा विभाग से अधिकृत चैनल मोर संगवारी है ना, जो कि साहस, संघर्ष और सफलता की कहानी लेकर आता है। आज हम एक ऐसे कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। आज हम पहुँचे हैं न्यू आदर्श नगर, दल्लू ऑटो सर्विसिंग सेंटर। जी हाँ, आपको पता होगा किस प्रकार उनकी एक होनहार बेटी ने कड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है ना, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चयनित हुई है। आज हम उसकी संघर्ष भरी कहानी, उसकी स्कूल से जुड़ी हुई कहानी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए पूरे कहानी को, एक स्टोरी को जो है आप सबके बीच हम जो है लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी होनहार बेटी की कहानी, एक ऐसी होनहार बहन की कहानी जो आप लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी प्रेरणाओं से भर देगा। जी हाँ, वो कहते हैं कि तकदीर भी बदलेगी। वो कहते हैं कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू मेहनत तो कर, तू मेहनत तो कर, है ना, तेरी ज़िंदगी भी बदलेगी, है ना, ज़िंदगी भी बदलेगी। जी हाँ, ये जो चंद लाइनें जो है वर्षा को समर्पित है। इसके साथ साथ वर्षा के लिए मैं एक और सटीक लाइन में पेश करता हूँ, क्योंकि उसकी मेहनत और उसके जो पढ़ाई का जो स्तर था, उसके लिए ये जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अमूल्य जाता है। वो कहते हैं कि बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटी हूँ तो क्या हुआ, रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का दम रखती हूँ, रोटी कमाने तक का दम रखती हूँ। ये चंद लाइनें जो है बहन वर्षा वर्मा को समर्पित है। आइए पूरा तमाम उनसे जुड़ी हुई संघर्ष की कहानी को इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। चलिए बात करेंगे, सीधा मैं लेके चलता हूँ कि किस तरह से उनकी कहानी थी। आज हम सीधा उनके घर से हम कवर कर रहे हैं और हमारे बीच जो है बहन वर्षा वर्मा यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्षा वर्मा, आपका जो है बेटा ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा मोटिवेशनल चैनल में, उसका आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और लोगों तक ये कहानी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी बच्चा मोटिवेट होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू फॉर दैट। बहुत ही विषम परिस्थितियों से आपने पढ़ाई करके जो है इस मुकाम तक पहुंचा है और काबिले तारीफ है ना। और आपके पापा जी जो है दुर्ग सर के एक जाने माने एक छोटे से ऑटो स्कूटर का सर्विसिंग सेंटर चलाते थे। आज भी उनका काम चल रहा है और आप जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं, काबिले तारीफ है। और लड़की हैं और आपकी जो उपलब्धियां है, आपकी जो पढ़ाई है, काबिले तारीफ है। इतनी सारी है आपने जो उपलब्धियां प्राप्त किए हैं और यकीनन स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए ये बिल्कुल प्रेरणा स्रोत रहेगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से और कैसे हुई? सर, सबसे पहले हम कसारीडीह में रहते थे काफ़ी समय तक। तो मेरी पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो सरस्वती ज्ञान मंदिर में हुई थी, क्योंकि वो पास का स्कूल था तो हम लोग वहीं चले गए थे। उसके बाद वहाँ से हम 8वीं, चूँकि वो 8वीं तक ही था तो 7वीं तक था। 8वीं के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस थे, बट चूँकि पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी तो हमने गवर्नमेंट जो स्कूल था उसका ही हमने चयन किया था। मेरे पापा का ये था कि आपको पढ़ना है, आपको एकदम बड़े स्कूल में डाल देंगे लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है या यहाँ ये हो रहा है, उनको उतना कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि पापा शुरू से काम कर रहे हैं, मम्मी भी पढ़ नहीं पाई किसी कारणवश, तो दोनों ही अनएजुकेटेड थे। पापा 5th क्लास तक पढ़े हैं। फिर भी उनका ये हमेशा था कि आपको पढ़ना है, हम जिस परिस्थिति में हैं आपको उससे निकलना है। तो पढ़ाई को लेके उनका था, लेकिन एकदम फैंसी स्कूल में डालेंगे, इस स्कूल में डालेंगे, ऐसा नहीं था। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही गए थे और मेरी 8वीं से लेके 12वीं तक की जो पढ़ाई थी वो गवर्नमेंट जो आदर्श स्कूल है हमारा प्रतिष्ठित, वहाँ हुई है। और मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई स्कूल उस समय मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। वहाँ की पढ़ाई क्योंकि बहुत अच्छी है और आज भी जितना मैं जानती हूँ मेरे ख्याल से तो वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। वहाँ आप पढ़ाई किए, वहाँ के प्रिंसिपल उस समय कौन थे और ऐसा कौन सा टीचर्स रहे जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट किए? क्योंकि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई स्कूल से है और स्कूल ही के टीचर्स हमारे पहले गार्जियंस होते हैं, माता पिता तो होते ही हैं, हाँ। लेकिन आगे बढ़ने के लिए टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं, है ना। अपने स्कूल्स के बारे में थोड़ा और वहाँ के टीचर्स के बारे में बताइए। सर, वहाँ जब हम 8th क्लास में थे तो हमको पढ़ाते थे, कटारे मैम पढ़ाती थी, इंग्लिश आशा मैम पढ़ाती थी।
फिज़िक्स जब हम आगे बढ़ते गए, साइंस वगैरह की जो क्लासेस होती थी उसमें सोनिया मैम लेती थी, और हमारे जो प्रिंसिपल थे वो थे हरिशंकर वर्मा सर, जो कि उस स्कूल के पिलर थे कहना चाहिए। जो आपका जब बेस अच्छा होता है तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप अच्छी होती। तो उनका जो डिसिप्लिन था, एक्टिविटीज़ थी, वो बहुत अच्छी थी। 11:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको टाइम पे आना है। तो टाइम की जो मेरे पे अंदर आज भी है कि ये टाइम पे काम होना है, तो वहीं से आया। एक्टिविटी में वो करवाते थे कि आपको हर रोज़ कोई एक बच्चा हर एक क्लास से पहले से नाम बता दिया जाता था, वो न्यूज़ पढ़ेगा। तो आपको बोलने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि आप 200 बच्चों के सामने, चूँकि गर्ल्स स्कूल था, 200 बच्चों के सामने आप वहाँ पे बोल रहे हैं। और भी कई सैटरडे को एक्टिविटीज़ होती थी, साफ़-सफ़ाई में अपना योगदान देते थे, पढ़ाते थे। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ सर करवाते थे स्कूल में कि बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि पढ़ाने में, तो पढ़ाने में सब काफ़ी टीचर्स जो थे, जैसे कटारे मैम, आशा मैम, सोनिया मैम मेरी फ़िज़िक्स की टीचर थी जो, जब मैंने 10th के बाद 11th-12th में फ़िज़िक्स लिया था, तो मैम से मैं काफ़ी प्रेरित हुई थी। वो बहुत ही सरल और सहज थी। बिल्कुल एकदम, आप किसी देख के इंसान को बोलेंगे कितना सिंपल और कितने सादगी से अपनी चीज़ों को रख सकता है। फ़िज़िक्स में क्या होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो बहुत ईज़िली पढ़ाते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा फ़िज़िक्स के प्रति लगाव हुआ, और मैंने 11th-12th में कोचिंग भी किया था। आप जैसे जानते हैं हितेन सर को, तो उनके पास मैंने कोचिंग किया था। और मुझे लगता है आज मैं अगर सोचती हूँ कि मैं फ़िज़िक्स के लिए ही क्यों गई, क्योंकि मेरे पास मैथ्स का भी ऑप्शन था, केमिस्ट्री का भी ऑप्शन था। तो उसका एक रीज़न ये भी था कि सोनिया मैम और हितेन सर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वो चीज़ मैं जब उनमें देखती थी और जब समझा रहे हैं, समझाने के बाद जो आपके चेहरे में संतुष्टि का भाव आता है कि 10 बच्चे को भी समझ आ गया, मतलब वो एक सुकून देता है। तो वहाँ पर मुझे लगा कि फ़िज़िक्स को समझाया जा सकता है, और मैं समझाना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ मेरा रुझान जो है वो फ़िज़िक्स की तरफ गया, और इसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हम अक्सर जब बैठते थे तो आप हितेन सर के बारे में बताएं हमको। हमारी क्लासेस है और आपकी जैसे है ना, महावीर के सृष्टि बाफना रही है और शिशु मंदिर की शुभांगी गुरु दीवानी, ये दोनों एक साथ दोनों फ्रेंड्स थे और वहाँ दोनों टॉप 10 में थे। अब ये दोनों लड़कियाँ जो है 10वीं बारी दोनों टॉप 10 में, और उस लिस्ट में हम आपको देखते थे और बताते थे हितेन सर जी कि इन दोनों के अलावा एक और लड़की रही है वर्षा वर्मा, ये फिजिक्स को लेकर काफ़ी सिंसियर थी, है ना। बहुत कभी कभी कंफ्यूज भी बहुत रहती थी और मुझे भी कंफ्यूज कर देते थे, ऐसा बताते थे। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आज असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सफ़र तय किया है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदर्श कन्या के आप सोनिया मैडम का नाम बताए, हितेन सर का नाम बताए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं बारीक से इन लोगों को जानता हूँ, मेरे बच्चे सब जो वहीं पढ़ते हैं, तो इन लोग फोर्स जो रहता है कॉन्सेप्ट पर रहता है, कॉन्सेप्ट का बेस है। और कहीं ना कहीं आज अगर आप इस मुकाम पे पहुँचे और अगर आप सही दिशा अगर दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट ही मूल मंत्र होगा। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई में परसेंटेज मायने रखता है कि खुद की नॉलेज कॉन्सेप्ट, जैसे आपने बताया अच्छे टीचर से पढ़ा और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड में पढ़ाते हैं, तो आप मेरे को ये बताइए, और बच्चों जो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे कि परसेंटेज को ज़्यादा वैल्यू ना देके कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर जैसे बोलेंगे परसेंट और टॉप 10 वाला अगर हम बात करते हैं, तो मेरा 10th में 82% था, जो कि आप नहीं बोल सकते कि बुरा है, जी, उस लेकिन मैं समय टॉप 10 में नहीं आई थी। 12th में मेरा 91.6% था, फिर भी मैं टॉप 10 में नहीं आई थी। लेकिन मुझे याद भी नहीं है कि कभी किसी ने मेरे घर पे, मेरे टीचर्स ने, या फिर हम लोग जो फ्रेंड्स अगर जो थे, स्कूल में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोले ऐसा, हाँ, घुल मिल नहीं पाती थी। तो और उस टाइम फ़ोन वगैरह भी नहीं था सर, तो जो आप स्कूल में मिल रहे हैं 5 घंटे, उसके बाद तो कोई काम नहीं है किसी से। तो परसेंट जो है वो मेरे लिए था कि फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, मुझे पढ़ना है अच्छे से, बस बात ख़त्म। मैं टॉप 10 में आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे कभी इस बारे में ना तो पूछा, ना कि हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे 10th में 82 आया, फिर अगले दिन न्यूज़पेपर पे आ जाता था ना कि इतने बच्चों ने टॉप किया, ये टॉप 10 में आया। उस टाइम देख के लगता था कि पापा जब न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते थे तो हम उनको देखते थे कि वो देख के कुछ बोलेंगे क्या, उनको बुरा लगेगा क्या, पर वो ऐसे न्यूज़पेपर देखते थे और पलट देते थे। तो उनके लिए उस बात, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चा परसेंट लेके आया है, टॉप 10 में आ रहा है, उसने मेहनत नहीं की होगी या वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत
अच्छी शुभकामनाएं उनको कि वो टॉप 10 में आ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए उस चीज़ को मैंने कभी उतना इम्पोर्टेंस ऐसे दिया नहीं। मुझे ऐसा था कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है, बस मेरा काम हो गया अच्छे से, क्योंकि मुझे आगे जाना है। अगर मैं आ भी जा रही हूँ, नहीं भी आ रही हूँ, तो उससे मुझे क्या? अगर मेरे फादर को थोड़ा अफेक्ट होता या मेरे टीचर्स मुझे कहते, तुम क्यों टॉप 10 में नहीं आ रही हो, तुमको आना चाहिए था, तो शायद मैं सोचती। बट उनका भी था कि आप अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और आपको आगे जाना है। तो 12th में भी मेरा जब 92 आया था, तो हाँ, अच्छा परसेंट है, पापा भी खुश। पापा का तो सिर्फ ये सवाल रहता था जिस दिन रिजल्ट आता था, पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हुए हो, हाँ ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ऐसा। वो परसेंट भी नहीं पूछते थे। और ये आदत मुझ में अभी आई है कि अगर जैसे कॉलेज में बच्चे आते हैं, फर्स्ट डे हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बस नाम बस पूछती हूँ मैं कभी उनसे दूसरा सवाल मेरा ये नहीं होता कि तुम्हारा कितना परसेंट था। मेरा यही सवाल होता है, बेटा आगे क्या करने का सोचे हो। मैं फर्स्ट ईयर से ये क्वेश्चन चालू करती हूँ, ताकि वो फाइनल ईयर तक आते आते एटलीस्ट कोई छोटा मोटा गोल ही सही धीरे धीरे सोचना चालू करें। तो परसेंट मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, चूँकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत है, फर्स्ट डिवीज़न तो मस्ट है, एटलीस्ट आप फर्स्ट डिवीज़न तो आना ही चाहिए। और अगर आप एमएससी के लिए सोच रहे हो और अच्छे कॉलेज से सोच रहे हैं, तो कई जगह तो एग्ज़ाम्स हैं, रिटर्न एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पे परसेंट मैटर नहीं करता। लेकिन कई जगह कॉलेजेस में आज भी लिस्ट टंगती है कि टॉप जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आएगा, तो फिर वहाँ पे परसेंट थोड़ा मैटर करता है। तो एटलीस्ट आप इतना पढ़िए कि आप अच्छे परसेंट ला सके। टॉप 10 में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये आपका भविष्य तय नहीं करता। क्योंकि मैंने कभी टॉप 10 में नहीं आया, लेकिन जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पीएससी में, वहाँ आ गया, तो इट्स फाइन। पढ़ाई के दिनों में आप कितना घंटा पढ़ते थे? जैसे दिन भर किताबों की दुनिया में घुसे रहते थे कि मतलब एक टाइमिंग होता था कि इतना घंटा ही पढ़ना है, क्योंकि अहम होता है। क्योंकि जिस प्रकार पेपर में अपन बोलते हैं कि पेपर में हम कितना पेज लिखते हैं वो मायने रखता नहीं है, क्या लिखते हैं वो मायने रखता है। उसी प्रकार हम कितने घंटे पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं वो मायने रखता है। इसके बारे में थोड़ा बताएँगे? सर, अगर आप स्कूली शिक्षा तक अगर अगर हम अभी तक जा रहे हैं, तो मेरा स्कूल में यही कॉन्सेप्ट था कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का काम उस दिन ख़त्म होना चाहिए। और पेपर से पहले हमारा मार्च में पेपर होता था, जनवरी तक तो सब कुछ वाइंड अप हो चुका रहता था, तो हमारे पास एक अच्छा टाइम होता था। तो मैं जितना नॉर्मल डेज़ में पढ़ती हूँ, उतना ही मैं पेपर में पढ़ती थी। मेरी ये आदत, मुझे ये ख़राब लगता था कि मैं एकदम से एक्स्ट्रा जो है वो, मैंने क्या साल भर पढ़ाई नहीं की है? क्या मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हूँ? इसलिए क्या मैं 4-4 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ? मेरा ऐसा नहीं था। मैं उस टाइम भी अपना नॉर्मल रूटीन फ़ॉलो करती थी, लेकिन मैं मतलब निरंतरता बनाए रखती थी कि पढ़ रही हूँ, इस तरीके से रहता था। तो मतलब स्कूल से आने के बाद स्कूल का वर्क ख़त्म किया, पेपर के टाइम पे पूरा अपना हम पढ़ रहे हैं, ये वाला मेरा रूटीन रहता था। अब ये मेरे को बताइए कि जैसे बहुत लंबा इंतज़ार हुआ आपका, है ना? जी। पढ़ाई में और बहुत लंबे समय के बाद गैप होने के बाद फिर आप वहाँ मुकाम पर पहुँचे हो, है ना? तो मैं बस थोड़ा-सा एक ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी के बच्चे धीरज नहीं रख पाते हैं, संयम खो जाते हैं, रिज़ल्ट को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर हो या कई लंबे समय तक पढ़ने के बाद फिर हार मान जाते हैं। तो ये बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि पढ़ाई को लेकर जो है, क्योंकि लगातार रहता है निरंतरता बनाए रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, इसके लिए सबसे पहले तो होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको अगर भरोसा है कि मैं ये एक पोस्ट ले लूँगा, आपके पास 100 पोस्ट आ रही हैं, आपको तो एक ही चाहिए थी ना। और आपका सपना है कि मेरे को पढ़ाना है। तो जैसे अगर मैं अपना सोचूं, तो मेरा था स्कूल के टाइम पे कि मुझे टीचिंग पसंद था, मुझे लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना पसंद था। तो मैं सोचती थी कि ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, मुझे नॉलेज तो था नहीं उतना। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो नॉलेज होता है। पर प्रॉब्लम ये था कि वैकेंसी आने तक, और मेरे पास जैसे हम 15 में मैं पास आउट हो गई थी एमएससी फिज़िक्स में, लेकिन वैकेंसी आई 19 में, तो 4 साल का यहीं गैप हो गया। फिर कोरोना आ गया, फिर एग्ज़ाम 20 में हुआ, रिज़ल्ट 21 में आया, या मतलब 21 में आया, पोस्टिंग 22 में मिली मुझे। तो मतलब मैं 6 साल का गैप देखी हूँ अपने पढ़ने से लेके अपने नौकरी के पहले दिन तक का। तो वो जो था, सिर्फ इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे नौकरी करना था, मुझे ये था कि मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं वो काम करना चाहती हूँ। और अगर ये नहीं करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं, अगर मुझे गवर्नमेंट में नहीं मिलता तो मैं प्राइवेट में जाती। तो आपके पास ऑप्शंस की कहीं कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट एक आखिरी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं है तो आप कस्बे में पढ़ा सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल से पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास, आपको कोई भी जॉब करना हो,
मैं सिर्फ पढ़ाने का बात नहीं कर रही हूँ, आपको कोई भी जॉब करना हो, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप खोजते ही नहीं हैं तो फिर ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे? और दूसरा ये कि लगातार कैसे पढ़ते, क्योंकि आप 6 साल सोचिए इस चीज़ के लिए बैठे रहना कि नहीं मुझे एक ही जॉब करना है। कई लोग हमारे यहाँ पापा के, चूँकि पापा के बहुत लोग जान पहचान है तो हम लोग से भी मिलते थे, रिलेटिव्स हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि अच्छा एग्ज़ाम कब है? अब पहले आप ये बोलेंगे कि पता नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, तो उनका पहला सवाल, अरे तो ये क्यों कर रहे हो? पहले पीएससी कर लो, बैंक कर लो, इतना सारा, तो क्योंकि पीएससी तो हर साल कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो उस टाइम पे बस ये रहता था, उनका पापा का कहना था जो उसका मन है उसको करने देते हैं ऐसा, और मेरा ये था कि जो जॉब मुझे पसंद है, अगर मैं पीएससी कर भी लेती, मैं फ़ाइट कर लेती, नहीं कर लेती, अगर लग जाता, अगर मैं उस जॉब को करके संतुष्ट ही नहीं हूँ, खुश ही नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं वो जॉब क्यों करूँ? हम काम क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये काम करके खुश नहीं हूँ, तो मैं उस काम के लिए क्यों पढूँ? तो जो इंतज़ार है, अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए चाहे 6 साल लगे, 4 साल लगे, वो इंतज़ार आपको करना चाहिए। और तीसरा ये कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे का नहीं हुआ है, या मेरा नहीं होता, या कम कुछ हो जाता, या और बुरी कोई स्थिति होती हमारे साथ, तो मुझे अगर कोई बोलता था कि तो कितना देर पढ़ाई करेगी, अब कब तक पढ़ेगी, 6 साल हो गया, 4 साल हो गया, कब तक पढ़ाई करेगी, कुछ भी नहीं आ रहा है वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था, एकदम लास्ट लास्ट में वैकेंसी आई, कोविड आ गया। तो फिर मैं ये बोलती थी मैं अपने तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ, अगर मेरा नहीं भी हुआ तो मुझे कल को ये अफ़सोस नहीं होगा कि मैं नहीं कुछ करी। मुझे अगर आज भी आप पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ का अफ़सोस है कि आपने पढ़ाई को लेके, मुझे कभी कोई अफ़सोस नहीं है। चाहे मैंने बीएससी क्यों किया, मैंने एमएससी क्यों किया, या मैंने वेट क्यों किया, तो मुझे अफ़सोस नहीं होगा कभी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पूरा मेहनत किया। होना नहीं होना एक अलग मैटर है, क्योंकि लक भी एक फैक्टर है, फैक्टर रहता है। भगवान का आशीर्वाद आप पे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको भगवान देंगे भी क्यों? तो मेहनत करना अगर है, तो अफ़सोस अगर आपको नहीं होगा तो भी ठीक है। तो मैंने इतनी मेहनत की थी कि मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी नहीं मिलने से या मिलने से आपको कोई दिक्कत होगा। आप जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और आगे ज़रूर जाएँगे। आखिरी सवाल इस पार्ट में कि आज के बच्चे जो है सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हाँ। है ना? क्या आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया? अगर मान लो अभी के बच्चे अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको कितना सार्थक मानते हैं? क्योंकि अभी आप उच्च शिक्षा विभाग में हैं, तो कहीं न कहीं ये बात बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपके ज़हन में कभी न कभी, चाहे क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से हो, चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से हो, या कोई फंक्शन के माध्यम से हो, इसके लिए आप क्या देना चाहेंगे? 2 शब्द कहेंगे इसके लिए? सर अगर मैं अपना देखूँ तो उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो था नहीं, हम 12th तक में जब तक थे मोबाइल दूर की बात थी, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा भी था कि मुझे याद है मेरा पहला मोबाइल जब मैं नेट क्लियर कर ली थी उसके बाद मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था। उसके पहले तक मेरे में बस छोटा मोबाइल होता था जिसमें कि अगर कोई काम है तो ही हम कॉल करते थे, क्योंकि उस टाइम पे 9 रुपए का पैक आता था, एसएमएस पैक भी 9 रुपए का था। तो हम 1-1 रुपए बहुत सोच के खर्च करके कि 300 मैसेज है तो इसमें से 4 मैसेज करूँगी तो मेरा इतना बचेगा, 1 महीना चलाना है। तो हम पैसे की उस चीज़ को देखे हैं कि हम पैसा ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, और चूँकि आजकल स्कूल, कॉलेजेस के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू, जी, थ्रू व्हाट्सएप आते है, बच्चों को दिया जाता है। लेकिन इंस्टा के थ्रू मेरे ख़्याल से कोई मैसेज नहीं दिया जाता है। रील बनाने के लिए कोई मैसेज नहीं किया जाता है आपको, ठीक है? और यूट्यूब में भी काफ़ी अच्छी जानकारी है, चैनल्स अच्छे हैं और कई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताता है। इवन मैं खुद भी बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, देखो ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास कॉलेज में आपके पास साधन उतने लिमिटेड है। कई लोग बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके एनिमेटेड करके बता रहे हैं, तो वो आप देखिए। अगर आपके हाथ में चाकू है, अब चाकू से आप किसी फल को काट रहे हैं या किसी का मर्डर कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो बच्चों को ये खुद समझना चाहिए और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब तक वो 12th, इवन मुझे लगता है कॉलेज में भी जा रहे हैं तो थोड़ा देखिए, और जब वो आगे जा रहे हैं वो इतना समझ जाते हैं कि उनके दोस्त कैसे होने चाहिए, तो आप मोबाइल में क्या कंटेंट देख रहे हैं ये भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप मैंने रील वगैरह, आई थिंक मैं जब जॉब में आई हूँ उसके बाद मैंने थोड़ा इंस्टा वगैरह यूज़ करना, उसके पहले जो मेरा व्हाट्सअप भी था उसमें भी 4 लोग थे जो मेरे पढ़ने वाले दोस्त थे। उस मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, मुझे मालूम था मुझे जहाँ से निकलना है और जहाँ पहुँचना है, वहाँ अगर मैं बीच में कहीं रुकी और बीच में मेरा ध्यान कहीं भटका
फिर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मुझे जब मेरा मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं क्यों उन चीज़ों में टाइम वेस्ट करती। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी, और जो तैयारी कर रहे हैं उनसे, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए तो उसके तरफ फोकस रहिए। इवन मैं फ़ोन के टाइम मतलब पेपर के टाइम में बीएससी, एमएससी, पीएससी का जब एग्ज़ाम हो नेट का, मेरा फ़ोन टोटल बंद रहता था। दिन में 1 घंटे के लिए चालू करती थी, उसमें अगर और मेरे 2-3 दोस्त थे जो ये तैयारी कर रहे थे, अगर उनको कोई डाउट था तो उनके पास मम्मी या पापा का नंबर रहता था, तो वो उस नंबर पे कॉल करके हम डिस्कस कर लेते थे। या हमारा एक टाइम होता था कि हम आधे घंटे डिस्कस करेंगे। तो मेरा डेडिकेशन उसका था कि दोस्तों को समझ आता है सर कि आप पढ़ रहे हैं, तो वो समझेंगे, फैमिली वाले भी समझेंगे। तो आप वैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आजकल दुनिया में रहने के लिए फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, इज़ नॉट नेसेसरी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं भी समझता हूँ कि यूट्यूब तो खैर हाँ, सार्थक, सार्थक है। हाँ। अच्छा, ये आप देख रहे थे कि वर्षा वर्मा की जो प्रारंभिक जो पढ़ाई थी स्कूल्स को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर, जी हाँ, जो बात उन्होंने रखी है और पढ़ाई को लेकर कभी जो है ऐसे मतलब तनाव नहीं ली है। बोलते हैं ना कि पढ़ाई के लिए जो है प्रेरणा की ज़रूरत होती है, प्रेशर की नहीं होती है। वो सिद्धांत पे काम किए हैं। एक छोटे से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली जो वर्षा है, उनके पिताजी आप फेमस हैं, मतलब ऑटो सर्विसिंग सेंटर के मामले में, है ना? तो किस तरह से देखो इस मुकाम पर पाई है और काबिल तारीफ़ है, और इस चीज़ को वो डिज़र्व भी करती है, उसकी मेहनत को जिस हिसाब से आपने अभी तक उनके प्रारंभिक पढ़ाई को लेकर सुने। तो अभी आने वाले जो सेकंड पार्ट में है, हम उसके कॉलेज स्तर में वो तैयारी कैसे की, कहाँ पर पोस्टेड हैं, माता-पिता ने कैसे सपोर्ट किए, ये तमाम बातों को जो है मैं अब सेकंड पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप उस पार्ट के लिए बने रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वाले पार्ट में, है ना? ठीक है वर्षा? थैंक यू सर।